श्री आलोक शर्मा, AICC सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस। या इंजीनियरिंग कॉलेजेस गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर उनकी हालत देखें तो 10 में से 1 बच्चे को भी कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से जॉब नहीं मिली। आज हालत ये है कि युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है और इनके पास कोई जवाब नहीं। अगर और आगे आप देखें कि किस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर कि स्वीपर की वैकेंसी भी अगर निकलती है सफाई कर्मचारी की, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, उसमें लगभग 2.25 लाख एप्लीकेशन आती हैं और 46,000 या तो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो मोदी जी के जो तमाम भाषण हैं वो पहले देते रहे कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 10 साल का हिसाब दीजिए। हरियाणा जो हिसाब मांग रहा है कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, 2 लाख से ज्यादा जो पद खाली पड़े हैं उनको क्यों नहीं भरा गया। फैमिली आईडी की जो वेबसाइट बनाई गई उससे आपने बेरोजगार लोगों का डाटा या वो कॉलम क्यों हटा दिया। कितने लोगों को आपने रोजगार कॉन्ट्रैक्ट पर दिया, कितनों को प्रमोशन किया और कितनों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किल किया। तमाम RTI लगाई जाती है, घुमा फिरा कर जवाब दिए जाते हैं। इस बजट के अंदर भी जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, 1 करोड़ युवाओं को हम अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम लेकर आए हैं, निर्मला सीतारमण जी ने बताया। आज लगभग आधा फाइनेंशियल ईयर चला है और बजट को आए भी लगभग 3 महीने हो गए, पौने 3 महीने। हम पूछना चाहते हैं वो जो 500 कंपनियां सेलेक्ट होनी थी उसमें से हरियाणा की क्या कोई कंपनी सेलेक्ट हुई? क्या वो 500 कंपनियों की जो लिस्ट है वो पूरा फाइनेंशियल ईयर जब चला जाएगा तब उसके बाद आएगी? क्या उस अप्रेंटिसशिप का फायदा हरियाणा के युवाओं को नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि आज एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती चली जा रही है, उससे हरियाणा पूरी तरह से 2 चीजों में ग्रस्त होता चला जा रहा है। एक नशाखोरी लगातार बढ़ रही है और दूसरा विषय कि युवाओं में डिप्रेशन और सुसाइड की जो दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। NCRB के आंकड़े जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेरोजगारी उसका कारण है उन मामलों में। और अभी जो एक फरीदाबाद का मामला आया, जो फर्जी गुंडा टाइप जो गोरक्षक लोग जिन्होंने आर्यन मिश्रा के छाती में गोली मारी, ये तमाम लोग जो है उनका मूल कारण इन अपराधों का कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है। हमारा बहुत बड़ा एक सीधा सीधा सवाल है कि 10 वर्षों में आपने जो नंबर 1 हरियाणा विकास के दर पर था, विकास के पथ पर था, आपने वो अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा को विकास से हटाकर अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पहुंचा दिया। आप किस मुंह से आज युवाओं से वोट मांगते हैं? जो मर जवान और मर किसान का नारा मोदी जी आपने दिया था कि हमारी वजह से किसान और युवा जो है, जवान जो है, उसकी हालत खराब है। मोदी जी, खट्टर जी और नायब सैनी जी तीनों हमारे सवालों का उत्तर दें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इनका जाना तो वैसे तय ही है, अभी लोग जा ही रहे हैं। जिस तरह से इनकी पहली लिस्ट आई और टिकटों में सर मुटव्वल हो रहा है, पिछली बार नारा था, आपकी बार 75 बार, एक ही दिन में 75 नेता इनके पिछली एक दिन 24 घंटे में छोड़कर चले गए। तो जिस हालात से आज भाजपा गुजर रही है, 10 के करीब परिवारवादी लोग जो हैं, जिनको ये परिवारवादी कहते हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, लगभग 10 लोग ऐसे हैं की जो परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मोदी जी इस बार जब हरियाणा में आए तो परिवारवाद पर भी जब बोले तो जरा इस लिस्ट को लेकर भी बैठ जाइएगा। लोकसभा के अंदर तो 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिन 6 कैंडिडेट का ताल्लुक कहीं ना कहीं कांग्रेस से इतिहास में रहा है। इस बार जो लिस्ट आई है
उसमें भी 20 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं, या तो वो जेजेपी से लिए गए हैं, या कांग्रेस से लिए गए हैं, या इनेलो से कभी आए हैं। तो जो पार्टी ये कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन को चलाते हैं और हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, जिस तरह के हालात आज डबल इंजन की सरकार के हो गए हैं कि तमाम लोग छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी पार्टियों से लाकर आप लोगों को रातों रात ज्वाइन कराते हैं। ऐसी क्या दिक्कत है कि 10 साल में आपके पास अपना कैडर नहीं है? साथ के साथ हम पूछना चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े नारे, शायद मुझे याद हो तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसी प्रदेश से पानीपत से शायद ये आंदोलन कभी 2015 में इन लोगों ने ये शुरू किया था, जो एक बात में जुमला साबित हुआ। आज हम पूछना चाहते हैं कि वो जेलर साहब जिन्होंने 6-7 बार एक सजा याफ्ता को पैरोल दी, क्या आपको वही कैंडिडेट मिला? क्या आपको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे में जो आपने नारा दिया, क्या वो वास्तव में जुमला और खोखला नारा ही था? इस बात का भी उत्तर भारतीय जनता पार्टी आज देगी। चर्चाएं पूरा दिन रही। परसों माननीय राहुल गांधी जी से दोनों मिले भी थे, और जिस तरह से हरियाणा की बेटी और जो भी हुआ ओलंपिक्स के अंदर वो पूरे देश ने देखा, उसको तमाम खिलाड़ियों ने साजिश रूप भी दिया। मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि आज वो ज्वाइन करें। दूसरी पार्टियों से एक कैंडिडेट्स को कांग्रेस टिकट देगी क्या? जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी ने दूसरे पार्टियों में लोगों को दी है। देखिए, किसी भी पार्टी में वेरिएबिलिटी को देखा जाता है। 1-2 कैंडिडेट्स हमेशा से आते जाते दिखाई दिए, लेकिन 25-25 और 20-20 कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के हों, इतिहास का ऐसा कांग्रेस में नहीं होगा। कैंडिडेट कब तक क्लियर हो जाएगी? नॉमिनेशन कल से शुरू होती है, बीजेपी ने 7 कैंडिडेट क्लियर कर दिए। हमारे पास जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड दोबारा इन कैंडिडेट्स के ऊपर सोच रहा है और लगभग 12 कैंडिडेट्स को बदलने की बात बीजेपी के अंदर से उठकर आई है। कल की बगावत को देखते हुए आप भी अपने सूत्र लगाइए, 12 हैं, 14 हैं, 10 हैं। उम्मीद ये है कि काफी बड़ी तादाद में शायद टिकट बदलने के रूप में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक बात कांग्रेस की टिकटों की है, सीईसी की आज तीसरी बैठक शाम को होने जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज देर रात तक एक लिस्ट कहीं हमारे यहाँ जानी चाहिए। आलोक जी, आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस होने जा रहा है वो कितनी सीटों के ऊपर होगा? क्योंकि 10 सीटें मांगी जा रही है, 5 सीटें हैं या 6 हैं, या समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय 4 दिन पहले 5 दिन पहले सीईसी की बैठक में ऐसा मीडिया के लोगों ने हमें बताया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है कि वे आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। मेरे पास आधिकारिक तौर पर ये जानकारी कोई नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इस तरह की कोई बात सीईसी में कही, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से सकारात्मक पहल इस दिशा में हुई अलायंस के मामले में, और दोनों दिशाओं से सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ रही है। कब तक फाइनल होगा? उम्मीद है कि आज शाम तक कितनी सीटों पर होगा, कौन कौन सी सीटें होगी, होगा या नहीं होगा, इस पर तीनों सवालों का उत्तर आज शाम तक सामने आ जाएगा। ये तमाम चीजें मीडिया में ही चल रही है कि उन्होंने 10 सीट मांगी, उन्होंने 12 मांगी, उन्होंने 5 ऑफर की, उन्होंने 4 ऑफर की। अभी उस स्टेज पर मुझे नहीं लगता है कि कोई कंक्रीट चीज है, लेकिन सकारात्मक बातचीत दोनों तरफ से हो। आलोक जी, कोई बैठक भी मिल गया आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं को? देखिए, उसको बैठक कहिए, चर्चा कहिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कहिए, मुलाकात कहिए, सकारात्मक बातचीत चल रही है। कितने कैंडिडेट क्लियर हो गया रात तक कैंडिडेट क्लियर हो सकते? देखिए, लगभग 52 कैंडिडेट्स की लिस्ट तो पहले ही हमने, जैसा कि दीपक बावरिया जी ने बताया, वो फाइनल हो गए थे और उम्मीद ये है कि आज मैक्सिमम फाइनल हो जाएंगे। अगर हमारा गठबंधन की तरफ सकारात्मक कोई चीज होती है
तो उसके ऊपर भी विचार होगा। वैसे हमारे 90 के 90 कैंडिडेट्स तैयार हैं और कुछ के ऊपर केवल अंतिम दौर की चर्चा बाकी है। स्क्रीनिंग कमेटी मैक्सिमम सीटों पर फाइनल कर चुकी है और उसमें हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, महिलाओं का, ओबीसी का, वो तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आज देर रात तक पहले लिस्ट आ ये क्या नीतिगत तौर पर फैसला हुआ है? जैसे शैलजा जी की भी मीडिया में खबर आती है कि चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्यों लड़ना चाहते हैं? कोई ऐसा इस बारे में फैसला है पार्टी का? अभी तक सांसद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, नीतिगत फैसला इस विषय पर कोई नहीं है। अभी 12 तारीख है नॉमिनेशन भरने की, अभी तक कोई नीतिगत फैसला न नकारात्मक है या सकारात्मक कि वो लड़ेंगे या वो नहीं लड़ेंगे, इस पर निर्भर करेगा क्या खड़गे जी डिसाइड करेंगे। इसका कोई भी अभी तक कंक्रीट नीतिगत फैसला अभी तक नहीं। मतलब इस बात से इनकार नहीं है, लड़ने की बात से? मैंने कहा कोई भी नीतिगत फैसला न सकारात्मक न नकारात्मक अभी तक नहीं। सर, एक तो जहाँ ऑफिशियली की बात हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन से चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप लोग तो किसी भी राइट टू फेस की अलायंस की बात कर रही है, उनके लीडर आप देखिए, अलायंस के ऊपर अभी तक कोई भी फैसला तो हुआ नहीं। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के काफी लोग आए, लेकिन कोई भी दूसरी पार्टी से व्यक्ति आता है या कोई भी खिलाड़ी आता है, कोई शर्त के साथ नहीं आ रहा है कि उनको टिकट दिया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि हम विजिबिलिटी देखेंगे, अगर कोई खिलाड़ी जीतने की पोजीशन में है हम जरूर टिकट देंगे। सर, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर जिस तरीके से प्रॉपरली पंजाब कांग्रेस के लीडर, चाहे हम बात कर सकते हैं, राजा बनी कर सकते हैं, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। हरियाणा के जो नेता है वो भी कभी जुबान पर यही बात कहते हैं कि हम अपने आप में सक्षम हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पंजाब में किस तरीके का हाल जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस कर दिया, लोकसभा में भी अलायंस नहीं हुआ, हरियाणा में लोकसभा में अलायंस हुआ, उसके बाद इस तरीके की हलचल आपने भी देखी होगी। तो आप इस स्थिति को क्या हाईकमान जो है वो सीधे तौर पर स्टेट जो बॉडीज है उनकी जो बात है उसको सुनेगा या फिर उसको बिल्कुल साइडलाइन करके अपनी बात जो है वो फ्रंट पे रखेगा? और सर पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, हरियाणा में साथ सरकार चला लोगे? देखिए, ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल तौर पर एक बहुत साफ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक राज्य में अलायंस होता है, दूसरे में उनके खिलाफ है, व्यवहारिक तौर पर कार्यकर्ता को भी दिक्कत होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह के नेशनल लेवल पर हालात हैं कि आज तमाम विरोधी लोग भी साथ आए, जिस तरह के हालात संविधान को बचाने के लिए, संविधान की तमाम चीजों के साथ जो छेड़छाड़ है, रिजर्वेशन की बात है, लोकतंत्र की बात है, संवैधानिक संस्थाओं की बात है, संसद की मर्यादा की बात है, इन सब चीजों को देखकर कई बार मजबूत और टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लोकसभा में भी हम लोग हरियाणा और दिल्ली में अलायंस में थे, पंजाब में अलायंस में नहीं। पंजाब में हमारे तमाम लीडर्स ने उस समय पर अपोज किया। पत्रकार महोदय का जो दूसरा सवाल का हिस्सा है वो ये है कि क्या राज्य के लोगों से तो नजरअंदाज कर दिया जाएगा, क्या उनको नहीं पूछा जाएगा? अगर ऐसा होता और केंद्र ने फैसला कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि 5 दिन लगने चाहिए। राज्य और केंद्र दोनों हमारी लीडरशिप जो है वो आपस में कंसल्ट करके ही कोई फैसला लेगी और राज्य की लीडरशिप की उसमें प्राथमिकता रहेगी। अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो पंजाब में जैसे अलायंस नहीं हुआ, मुझे लगता है जब तक राज्य और केंद्र दोनों नेताओं की सहमति नहीं बनेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लगभग 4.5 साल, 3.5 साल, 4 साल ऐसे रहे जब बीजेपी की अकाली की सरकार पंजाब में थी और हरियाणा में भी 2014 के बाद उनकी सरकार आ गई थी। हम तो पूछना चाहते हैं, जब डबल इंजन की सरकार दोनों जगह की, ट्रिपल इंजन की, तब एसवाईएल के मुद्दे को क्यों नहीं सॉल्व किया इन्होंने?
आज भाजपा केवल सवाल उठाती, किसी भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का 10 साल में इन्होंने कोई निपटान कर दिया हो तो मुझे एक भी बता दीजिए। मुद्दे हैं और अगर ऐसा होगा तो उनका भी उत्तर दिया जाएगा। दोनों राज्यों की अपनी अपनी मांगे हैं पानी के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी। किसी मीडिया वाइट ने नहीं कहा। बीजेपी पार्टी चलेगा वापस आंतरिक जो बात सीईसी में हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, वो केवल कयास और सूत्रों के माध्यम से मीडिया के साथ केवल चलाए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर क्या कहा क्या नहीं कहा वो ना तो मेरे पास जानकारी है, और अगर मेरे पास जानकारी होती भी कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज तो खंडन नहीं हो सकता, फिर खंडन नहीं हो सकता। मैंने खंडन नहीं किया। ये आपने कहा कि मीडिया में ऐसी बातें चली। मैंने मीडिया के जो सूत्रों के हवाले से खबर की उनका खंडन नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि राहुल जी ने नहीं किया। वापस आता दूसरा प्रश्न है आपका 90 सीटों का। नहीं 90 के 90 लोग सीटों पर नाम आगे गए। मैं समझता हूँ कि तमाम लीडर्स ने जो सांसद हमारे 5 जीते वो भी, जो 5 हारे वो भी, सीएलपी लीडर भी, पीसीसी प्रेसिडेंट भी और स्क्रीनिंग कमेटी भी, और जो कुछ ने पुराने एमएलए हैं वहां पर भी 90 की 90 सीटों पर 2500 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास, और उनके ऊपर मैक्सिमम के ऊपर चर्चा हो चुकी है। बहुत कम जगह हैं जहां पर 2 नाम है या 3 नाम बचे, मैक्सिमम जगह सिंगल नाम हो चुका है। लेकिन फिर भी एक प्रोसेस होता है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है, जिसके चेयरमैन कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी होते हैं, उसकी मोहर लगना जरूरी होता है, उसमें डिस्कशन होना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि आज 90 की 90 में डिस्कशन पहले भी हुआ है। कुछ जो बच गई है वो किस रूप में बची है, किसी पे डिस्कशन ऑलमोस्ट फाइनल है, किसी पर कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है। कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती है 2-4 जिन पर एक व्यक्ति के ऊपर सहमति बनी, बाद में कोई बेहतर और कैंडिडेट आया, 2-4 नाम ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज सीईसी की आखिरी बैठक होकर पटाक्षेप हो जाए। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलना शुरू करते हैं और चुनावी भाषण में केवल झूठ बोलते हैं, और उन्होंने तमाम बीजेपी के नेताओं को भी झूठ बोलना सिखा दिया। वो बड़े बड़े वायदे करते हैं। ये समझ लीजिए कि भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं वास्तविक स्थिति उसके विपरीत है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो। मैं हरियाणा में आ जाता हूँ। मोदी जी का अमित शाह जी का सवाल पूछा आपने, इसलिए मैंने कहा। इसके बाद आता है, अगर उनके पास अपने आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को उनके अपने खुद के घर के आंकड़े, वो ईपीएफओ के आंकड़े ले आते हैं। ईपीएफओ में क्या क्या बदलाव किए वो पूरे देश ने देखा, किस तरह से कंपलसरी कर दिया ईपीएफओ पे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को किस तरह से किया उन्होंने, ईपीएफओ के आंकड़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। हम तो पूछ रहे हैं कि अगर इतना अच्छा काम किया तो आप ही के एनएसएसओ के आंकड़े, आप ही के सीएमआई के आंकड़े, आप ही के एनसीआरबी के आंकड़े, आपकी संस्थाएं हैं, वो सब हरियाणा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? सीधा सीधा सवाल। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई, मुझे बताएं कि 10 साल के अंदर कोई एक मेडिकल कॉलेज जिसकी नींव बीजेपी ने रखी हो और उसको बच्चे पढ़ने लग गए, आप तमाम पत्रकार बंधु एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए जिसकी नींव बीजेपी ने रखी। पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हुए थे, ईएसआई का हॉस्पिटल था, उसमें आपने 4 कमरे और बनाकर उसको अपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करके आज आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया। मेडिकल कॉलेज के लिए 15 एकड़ लैंड चाहिए, वो सारा काम पहले हो चुका। तो झूठ बोलने की मशीन है, झूठ कैसे बोली जाए, कैसे आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जाए, ये पूरा देश जानता है। आज इनका जाने का समय आ गया है, अब कम से कम झूठ बोलना ही बंद कर